Hello everyone and welcome back to our channel Biology Impulse. Today in this session we are going to discuss about the chapter number 18 of class 11th, that is body fluid and circulation. In the previous video of this chapter we have already discussed about the first half of this chapter. Now in this video we are going to discuss about the remaining portion of this chapter. So we will start with the cardiac cycle. जब हम कार्डियक साइकिल की बात करते हैं तो सबसे पहले जो चारों चैम्बर्स हैं यानी कि दोनों एट्रिया और दोनों वेंट्रिकल्स वो क्या होते हैं, रिलैक्स स्टेट के अंदर होते हैं, जिसको बोला जाता है जॉइंट डायस्टोल. डायस्टोल जो टर्म है उसका इस्तेमाल किया जाता है रिलैक्स वाली स्टेट को बताने के लिए. वहीं इसके उलट एक और टर्म होती है दैट इज सिस्टोल. सिस्टोल का इस्तेमाल किया जाता है कॉन्ट्रैक्शन वाली स्टेट को डिफाइन करने के लिए. तो सबसे पहले यहाँ पे जो डायस्टॉल वाली कंडीशन है यानी कि यहाँ पे जो एट्रिया और वेंट्रिकल्स वो दोनों क्या हैं, रिलैक्स पोजीशन पे हैं. फिर बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होती हैं इस टाइम पे. जैसे ही ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होंगी, जो ब्लड है वो पल्मोनरी वेन्स और वेना कावा से फ्लो करते हुए हमारे लेफ्ट और राइट एट्रियम के अंदर पहुँच जाएगा और फिर वहाँ से ही लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स के पास जाएगा. यानी कि बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड से जो ब्लड है वो पहुंचा लेफ़्ट और राइट एट्रियम के पास, फिर वहाँ से ब्लड पहुंचेगा लेफ़्ट और राइट वेंट्रिकल्स के पास. अब इस टाइम पे जो सेमिल्यूनर वाल्व होती हैं ये बंद होती हैं और जो ओपन है वो हैं बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व. अब यहाँ पे जो ऐसे नोड है वो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करती है, जिसकी वजह से जो दोनों एट्रियाज हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. हमने पहले ही बात करी थी कि जो सिस्टोल टर्म है वो यूज़ करी जाती है कॉन्ट्रैक्शन के लिए. तो जैसे ही हमारे ये दोनों एट्रियाज कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इसको हम बोलेंगे एट्रियल सिस्टोल, यानी कि यहाँ पे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं. अब यहाँ से जो एक्शन पोटेंशियल है वो पास हो जाएगा एवी नोड के पास और फिर बंडल ऑफ हिस के पास से ट्रांसफ़र होते हुए ये पहुँच जाएगा वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर के पास, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो वेंट्रिकुलर है वो सिस्टोल पोजीशन पे आ जाएगा यानी कि कॉन्ट्रैक्शन वाली स्टेट पे आ जाएगा. अब इसी टाइम पे जो हमारा एट्रिया है वो क्या हो जाएगा, डायस्टोल वाली कंडीशन पे आ जाएगा यानी कि रिलैक्स वाली पोजीशन पे आ जाएगा. जैसे ही एट्रिया रिलैक्स वाली पोजीशन पे आता है तो उसकी वजह से जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन हुई थी अब वो क्लोज हो जाती हैं. जब ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जाती हैं उस टाइम पे ये जो सेमिल्यूनर वाल्व जो अभी तक बंद थी अब ये ओपन होगी सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर और फिर जो वेंट्रिकल्स हैं वो क्या आ जाएंगे, रिलैक्स वाली पोजीशन पे आ जाएंगे. जैसे ही वेंट्रिकल्स रिलैक्स वाली पोजीशन पे आते हैं जो सेमिल्यूनर वाल्व है ये बंद हो जाती है सो दैट कि जो ब्लड है उसका बैक फ्लो ना हो सके. अब ये जो प्रेशर जैसे ही वेंट्रिकल्स के अंदर से कम होने लगता है तो उसकी वजह से फिर से ये जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व है ये ओपन हो जाती हैं और ये जो कार्डियक साइकिल का जो प्रोसीजर है वो फिर से रिपीट होने लगता है. यानी कि जब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन हुई थी तो जो ब्लड है वो पहुंच रहा था किसके अंदर, लेफ़्ट और राइट वेंट्रिकल्स के पास जा रहा था. इस टाइम पे सेमिल्यूनर वाल्व क्लोज थी. अब ऐसे नोड से फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ था जिसकी वजह से एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हुआ था. फिर जो एक्शन पोटेंशियल था वो पहुंचा था वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर के पास जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा था. उस टाइम पे जैसे ही एट्रिया रिलैक्स पोजीशन पे आया तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो गई. फिर जो सेमिल्यूनर वाल्व थी वो ओपन होंगी और जिसकी वजह से क्या होगा, जो वेंट्रिकल्स हैं वो रिलैक्स होंगे. जैसे ही वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं वाल्व बंद हो जाती है जिसकी वजह से बैक फ्लो को प्रिवेंट किया जा सकता है. जैसे ही वेंट्रिकल्स के अंदर से ही प्रेशर डिक्रीज़ होता है जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व थी वो फिर से ओपन हो जाती हैं और ये जो साइकिल है वो रिपीट होता रहता है. जो हर एक कार्डियक साइकिल होता है उसके अंदर से दो साउंड प्रोड्यूस होती हैं. एक साउंड होती है लब, दूसरी साउंड होती है डब. ये जो फर्स्ट साउंड है दैट इज़ लब, ये जनरेट होती है जब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व बंद होती हैं. और इसके अलावा जो दूसरी साउंड थी दैट इज़ डब, वो प्रोड्यूस होती है जब जो सेमिल्यूनर वाल्व हैं वो बंद होती हैं. यानी लब साउंड तब प्रोड्यूस हुई जब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हुई और जो डब साउंड है वो तब प्रोड्यूस हुई जब सेमिल्यूनर वाल्व्स क्लोज हुई. उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ ईसीजी, दैट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. ये जो ईसीजी है ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की, जो कि कार्डियक साइकिल के दौरान देखने को मिलती है. जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है ये एक मशीन है जिसका इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को जनरेट करने के लिए.
इसके अलावा जो पेशेंट होता है उसके अंदर 3 इलेक्ट्रिकल जो लीड्स हैं उनको कनेक्ट किया जाता है उसकी वेस्ट और लेफ्ट एंकल के साथ में। अगर हम ईसीजी की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो कुछ इस तरीके की जो वेव्स हैं वो हमें देखने को मिलती हैं, जिसके अंदर पी वेव, क्यू आर एस वेव और जो टी वेव है वो देखने को मिलेंगी। ये वेव्स किस चीज़ के लिए स्टैंड करती हैं, क्या इनका मतलब होता है, वो हम आगे देखते हैं। ये जो पी वेव है ये रिप्रेजेंट करती है एट्रिया की एक्साइटेशन को, जिसको डीपोलराइजेशन भी बोला जाता है। जैसे ही एट्रिया एक्साइटेड फॉर्म में आएगा, एक्साइटेड होगा, उसकी वजह से जो एट्रिया है उसका कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, यानी कि उसका सिस्टॉल हो जाएगा। तो जो पी वेव है वो एट्रिया के सिस्टॉल को या कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करती है। इसके अलावा अगर हम पी क्यू आर एस वेव की बात करें तो ये रिप्रेजेंट करती है वेंट्रिकल्स के डीपोलराइजेशन को, यानी कि वेंट्रिकल्स की एक्साइटेड फॉर्म को, जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। इसके अलावा जो टी वेव है वो रिप्रेजेंट करती है वेंट्रिकल्स के रिटर्न को, जो कि एक्साइटेड फॉर्म से यानी कि नॉर्मल स्टेट के अंदर वापस आ जाएंगी, जिसको बोला जाता है रीपोलराइजेशन। जैसे ही टी वेव एंड होती है तो उसकी वजह से जो सिस्टॉल है वो भी एंड हो जाता है। अगर हम क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स का नंबर काउंट करें तो हमें ये पता चल सकता है कि जो हार्ट रेट है वो एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे कितनी है। एक बार रिपीट कर लेते हैं हम कि जो वेव्स हैं वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं। जो पी वेव है वो रिप्रेजेंट करती है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, वहीं जो क्यू आर एस है वो रिप्रेजेंट करती है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, और जो टी वेव है वो रिप्रेजेंट करती है रीपोलराइजेशन के लिए। अब हम आगे बात करते हैं डबल सर्कुलेशन के बारे में। जो फ्लो ऑफ ब्लड होता है वो हमारे हार्ट से ट्वाइस होता है, यानी कि 2 बार हमारे हार्ट से जो ब्लड का फ्लो है वो देखने को मिलता है। एक बार ब्लड ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में फ्लो होता है और दूसरी बार डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में फ्लो होता है, और इसी को बोला जाता है डबल सर्कुलेशन, क्योंकि यहाँ से हार्ट के अंदर से ब्लड कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहे हैं। एक बार ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में, दूसरी बार डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में। अब ये जो डबल सर्कुलेशन है इसके अंदर 2 टाइप के सर्कुलेशंस को कंसिस्ट किया जाता है। पहला है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन और दूसरा है पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब ये दोनों क्या हैं इनके बारे में हम देखते हैं। फर्स्ट है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ सारे बॉडी पार्ट्स तक जाता है, वहीं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स से हमारे राइट एट्रियम के अंदर आता है। हम ऑलरेडी 10th क्लास के अंदर ब्लड का फ्लो पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से चैम्बर से ब्लड जाता है। सबसे पहले जो लंग से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो पहुंचता है हमारे लेफ्ट एट्रियम के पास। फिर जब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड पहुंचता है लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑल बॉडी पार्ट्स तक ये पहुंच जाता है। उसके बाद बॉडी पार्ट से जो ब्लड आता है वो कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड होता है। तो अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड है ये सबसे पहले पहुंचता है राइट एट्रियम के पास, फिर ये पहुंचता है राइट वेंट्रिकल के पास, और फिर ये पहुंच जाता है लंग्स के अंदर। और लंग्स में फिर से ब्लड जो होता है वो CO2 को छोड़ देता है और ऑक्सीजन को उठा लेता है, और फिर से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम के पास पहुंचेगा। तो अब ये जो पूरा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन है ये स्टार्ट होता है अरोटा के साथ और एंड होता है सुपीरियर वेना कावा, देन इन्फीरियर वेना कावा से होते हुए राइट एट्रियम के पास में। ये जो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन है ये प्रोवाइड करवाता है ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक। इसके साथ साथ जो बॉडी पार्ट्स के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको भी रिमूव करने में मदद करवाता है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में। तो यहाँ पे फ्लो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो कहाँ होगा, राइट वेंट्रिकल से हमारे लंग्स तक, और फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स से उठा के कहाँ छोड़ दिया जाएगा, लेफ्ट एट्रियम के अंदर छोड़ दिया जाएगा, और इसी को हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। जो 2 पल्मोनरी वेन हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को उठाती हैं। हमारे पास 2 लंग्स हैं तो 2 ही पल्मोनरी वेन्स की ज़रूरत पड़ेगी, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर देती हैं लेफ्ट एट्रियम के पास। हमें ऑलरेडी पता है कि जो नॉर्मली वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, लेकिन जो पल्मोनरी वेन है वो उल्टा काम करती हैं, यानी कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे लंग्स से लेके हमारे लेफ्ट एट्रियम के अंदर छोड़ देती हैं।
अब ये जो डबल सर्कुलेशन हो रहा है ये हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजनेटेड और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको मिक्सिंग से रोकता है। नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। जो नॉर्मल एक्टिविटी होती है हमारे हार्ट की उनको रेगुलेट करते हैं नोडल टिश्यूज़, जैसे कि हमने ऑलरेडी बात करी थी ऐसे नोड या फिर एवी नोड। इसीलिए हार्ट को मायोजेनिक इन ओरिजिन भी बोला जाता है। इसके साथ साथ जो स्पेशल न्यूरल सेंटर्स मौजूद होते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर, जो कि हमारे कार्डियक फंक्शंस को रेगुलेट करवाते हैं हमारे एएनएस के अंदर। इसके अलावा जो सिंपैथेटिक नर्व्स होती हैं वो हमारी हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर देती हैं। वहीं इसके उलट जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स होती हैं वो हमारे जो एएनएस है उसको डिक्रीज़ कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हार्ट बीट भी डिक्रीज़ हो जाती है। यानी बिल्कुल उल्टा काम करती हैं ये एक दूसरे से। एक जो सिंपैथेटिक नर्व है वो क्या कर रही है, हार्ट रेट को इंक्रीज़ करवा रही है, हार्ट बीट को बढ़ा रही है। वहीं जो दूसरी है दैट इज़ पैरासिम्पैथेटिक, वो क्या कर रही है, वो हार्ट बीट की जो रेट है उसको डिक्रीज़ करवा रही है। इसके अलावा जो एड्रीनल मेडुलरी हार्मोन्स हैं वो भी क्या करते हैं, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज़ करवाने में मदद करवाते हैं। अब हम बात करेंगे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके डिसऑर्डर्स के बारे में। जो पहला डिसऑर्डर है दैट इज़ हाइपरटेंशन, जिसको हाई ब्लड प्रेशर या फिर बीपी हाई भी बोला जाता है। यहाँ पे जो ब्लड प्रेशर है वो 120 और 80 से ज़्यादा होता है। ये जो 120 है ये स्टैंड करता है सिस्टोल के लिए, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन वाली स्टेट के लिए, और जो 80 है वो रिप्रेजेंट करता है डायस्टॉल के लिए, और जो डायस्टॉल है वो क्या है, रिलैक्स वाली पोजीशन है। तो ये जो सिस्टोल और डायस्टॉल है इसी के बेसिस पे जो ब्लड प्रेशर है उसको नापा जाता है। अगर बार बार रिपीटेड बीपी चेक करने के बाद भी किसी इंडिविजुअल का 140/90 से ज़्यादा आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। यानी कि अगर उसकी कॉन्ट्रैक्शन रेट 140 से अबव आ रही है और जो डायस्टॉल वाली स्टेट है वो 90 से अबव आ रही है तो उसके अंदर हाइपरटेंशन यानी बीपी हाई वाली कंडीशन देखने को मिलती है। इस ब्लड प्रेशर की वजह से, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से बहुत सारी हार्ट डिजीज़ भी देखने को मिल सकती हैं, और इसके साथ साथ हमारी बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं जैसे कि ब्रेन है, किडनी है, ये भी अफेक्ट होते हैं। जो सेकंड डिसऑर्डर है दैट इज़ कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़, जिसको CAD बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। इसका एक और नाम है दैट इज़ एंथ्रोस्क्लेरोसिस। ये नॉर्मली ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड की सप्लाई है हमारे हार्ट की मसल्स तक उसको अफेक्ट करती है। कैसे अफेक्ट करती है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर जो फैट, कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल वगैरह है उनका डिपोजिशन हो जाता है ब्लड वेसल्स के अंदर, जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स यानी जो आर्टरीज़ हैं उनका जो एरिया है ब्लड फ्लो करने का वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से एडिक्वेट अमाउंट में ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है हमारे हार्ट की मसल्स तक। द थर्ड डिसऑर्डर इज़ एंजाइना। ये जो एंजाइना है इसको एंजाइना पेक्टोरसिस भी बोला जाता है। इसके अंदर एक्यूट चेस्ट पेन देखने को मिलता है। एक्यूट का मतलब होता है शॉर्ट टाइम के लिए चेस्ट पेन देखने को मिलता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमारे हार्ट की मसल्स तक जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं हो पाती है। नॉर्मली ये जो कंडीशन है वो एज्ड लोगों के अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है, और इसके साथ साथ यहाँ पे जो ब्लड फ्लो है वो भी रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। जो लास्ट डिसऑर्डर है दैट इज़ हार्ट फेलियर। तो हार्ट फेलियर के दौरान जो प्रॉब्लम आती है वो ये है कि जो हार्ट है वो प्रॉपर तरीके से जो इनफ ब्लड है उसको पंप नहीं कर पाता है, जो कि हमारी बॉडी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। यानी कि हमारी बॉडी को जितने ब्लड की ज़रूरत है हमारा हार्ट उतना ब्लड पंप नहीं कर सकता है, सप्लाई नहीं कर पाता है। इसको कॉग्निटिव हार्ट फेलियर भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे कॉग्निशन होता है हमारे लंग्स का, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। जो हार्ट फेलियर है बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको मिस मैच कर देते हैं हार्ट अटैक या फिर कार्डियक अरेस्ट के साथ, लेकिन ये तीनों चीज़ें बहुत अलग अलग हैं। अगर हम हार्ट अटैक की बात करें तो हार्ट अटैक के अंदर जो हमारे हार्ट की मसल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ब्लड सप्लाई जो है वो सही अमाउंट में नहीं होती है। वहीं अगर हम कार्डियक अरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा हार्ट है वो बीट करना बंद कर देता है। लेकिन इन दोनों कंडीशंस के उलट जब हम हार्ट फेलियर की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो हार्ट है वो प्रॉपर अमाउंट में ब्लड को पंप नहीं कर पाता है बॉडी के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। तो ये तीनों चीज़ें आपस में गलत हैं, अलग अलग हैं, तो इनका ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है।
So with this, that's all for today. If you have liked our video, then please do not forget to like, share and subscribe our channel. Also, you can tell us your views in our comment section as well. Thank you so much.